हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने हमारे सिलेक्शन पर बधाइयाँ दी और जिस तरीके से आपने उस मोमेंट को हमारे राहुल सर की टीम के साथ सेलिब्रेट किया, उसके लिए आपको वेरी 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 ग्रेसियस थैंकफुल, थैंक यू। दोस्तों देखिए, सिलेक्शन का मुझे विश्वास तो था, कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से और किस्मत भी कह सकते हैं, उसकी वजह से सिलेक्शन मेरा लगातार तीसरे अटेम्प्ट में रुका जा रहा था। मेरा तीसरा इंटरव्यू था, पर दोस्तों विश्वास था मेरा कि नहीं, सिलेक्शन तो होना है। और जो स्ट्रेटजी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी से पढ़ा रहा हूँ, और उसका आपने काफ़ी सपोर्ट भी किया उस स्ट्रेटजी का, जो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं हिस्ट्री के, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चों की बस खाली एक कंप्लेन है, सर जो आपने PDF बोली थी वो अपलोड नहीं की। वो बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, विश्वास रखिए। दोस्तों देखिए, अगर आपकी रणनीति सही है ना, तो सिलेक्शन आपका होगा तय है। अगर आपकी रणनीति सही है, इफ योर स्ट्रेटजी इज राइट एंड यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन एंड राइट स्ट्रेटजी, तो दोस्तों एक बात तो तय है, आपका सिलेक्शन तो होगा। दोस्तों जैसे कि मेरा ही देख लीजिए कि ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था और ये मेरा 5वां मेंस था। पर दोस्तों मन में विश्वास रखिए, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। किसी न किसी एक चीज स्ट्रेटजी पे विश्वास रखना पड़ेगा आपको कि हाँ, ये एक स्ट्रेटजी है, इससे मैं काम कर रहा हूँ, और इस स्ट्रेटजी के तहत अगर आप सही डायरेक्शन चले तो सिलेक्शन तो एक दिन होना तय है दोस्तों। तो दोस्तों आप हम में विश्वास रखिए, आप मुझ में, राहुल सर की टीम में जो अदर्स टीचर स्टाफ है उन पर विश्वास रखिए कि दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा तय की गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 10-10 घंटे के और 12-12 घंटे के हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, नानी दादा और चाची चाचा वाले वीडियोस, और पूरा उसमें हम एक किताब उठा के अपलोड कर दे रहे हैं, और आपसे फिर आपके बाद जब पेपर आता है PT और मेंस का, तो हम आपसे कह देंगे देखिए हमारे कंटेंट से जो है क्वेश्चन फंस रहा है। दोस्तों देखिएगा, आप हमारी पिछली क्लासेस भी देखिएगा और अभी भी क्लासेस देखिएगा, एक एक चीज पे दोस्तों हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड पर खुद लिख के पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि हम 10-12 घंटे और 14-14 घंटे के वीडियोस बना दे रहे हैं, कह रहे हैं ये दादा वीडियो हैं, ये सुपर दादा वीडियो हैं, ये गॉडजिला वीडियो हैं, डायनासोर वीडियो हैं, और इसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। दोस्तों पूरी किताब अपलोड कर देता हूँ मैं लूसेंट की, और कह दूंगा कि इसी से क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ने में देखिए दोस्तों मजा तभी आता है ना, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो इंटरेक्ट होकर पढ़ा रहा है आपसे, वो चीजों को कैटेगराइज करके पढ़ा रहा है, वो चीजों को एक एक तरीके से बारीकी से समझा रहा है, खुद लिख के समझा रहा है। ऐसे ऐसे दोस्तों हम बता दें आपको कि जहां मैं रहता हूं मुखर्जी नगर में, ऐसे ऐसे टीचर्स दोस्तों, यकीन मानिए जिनका PT नहीं निकला आज तक, उनसे कह दीजिए कि PT की मार्कशीट अपनी अपलोड कर दें, दोस्तों को नानी याद आ जाएगी अपनी। ऐसे ऐसे टीचर दोस्तों मैं बता रहा हूं, वहां पर सिलेक्शन की 100% गारंटी देते हैं आपसे, और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो लूट रहे हैं। ये दोस्तों आंखों देखी बात है। उन साइट्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एजुकेशन साइट चली हैं, और तो हमारी खुद की जानकारी में ऐसे ऐसे दोस्तों लोग हैं ना, जिनका आज तक एक तक PT तक नहीं निकला। दोस्तों आप UPSC UPPC छोड़ दीजिए, किसी भी एग्जाम का एक तक PT नहीं निकला। पर दोस्तों क्या है कि भाई जो है आपको किसी दूसरी तरीके से मिसगाइड करके, रॉन्गली मिसगाइड करके आपको जो है वो आपसे मोटा पैसा वसूल रहे हैं दोस्तों। पर यकीन मानिए दोस्तों, वहां पर आप एडमिशन तो ले लीजिएंगे, ठीक है दोस्तों, वहां पर आप ज्वाइन भी कर लीजिए उनका, और वो आप उनको पढ़ा भी देंगे, आप उनको सब वो आपको सब पढ़ा भी देंगे। पर दोस्तों जब एग्जाम देंगे ना आप, तो वो चीज मिस करेंगे दोस्तों। और जानते हैं वो कौन सी चीज मिस करेंगे दोस्तों? वो चीज मिस करेंगे जिस स्ट्रेटजी को अपना कर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको जो यहाँ पर पढ़ा सकता है, जो हमारी टीम के यहाँ पढ़ा सकता है दोस्तों, आप वो स्ट्रेटजी वहां पर मिस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े मैं क्लेम्स नहीं करना चाहता हूँ, आपकी 100% सिलेक्शन की गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं दोस्तों। अगर कोई कहता भी है कि हमारा ही वजह से इसका 100% सिलेक्शन हुआ, और कोई कैंडिडेट भी दोस्तों ये कहता है कि इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद की मेहनत से होता है दोस्तों। मैं अगर किसी कोचिंग से कहूँ कि किसी कोचिंग से मैं स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूं वहां पर कि सर प्रणाम, आपकी वजह से आज मेरा UPPCS में सिलेक्शन हो गया, तो दोस्तों मैं बताऊं तो वाकई में मैं सिलेक्शन डिजर्व नहीं करता हूं। देखा है मैंने दोस्तों, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है
स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे बच्चों के और डाल देंगे कि सर आपकी वजह से मेरा हाथ जोड़ते हो, सर आपकी वजह से मेरा यूपी पीसीएम सिलेक्शन हो गया। यानी कि कितने बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ समझे हो क्या सबको? जितना भी बच्चा है, ये स्टूडेंट्स है, बेवकूफ समझे हो क्या? यार कोई भी बताओ, कोई भी एक कोचिंग, कोई भी, मैं खुद भी कहता हूं कि कोई भी एक कोचिंग, कोई बंदा, कोई भी एक आदमी किसी का सिलेक्शन करवा सकता है, वो भी यूपी पीसीएस में। यानी कि देखिए दोस्तों, मेरे पास वैसे कई कोचिंग्स के ऑफर्स आए कि बता दीजिए, आप नोट्स लिख कर दे दीजिए कि सर आपकी टेस्ट सीरीज से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, पर दोस्तों मैंने नहीं किया वो। दोस्तों मैं आज यहाँ सिलेक्शन बाद क्लास लेने आया और बिल्कुल वैसे ही क्लास लूंगा दोस्तों जैसे पहले ही लेता था। मेरे पास क्या करते दोस्तों, अच्छा बताइए, पीटी मेंस इंटरव्यू, ये होता है दोस्तों ये पूरी प्रोसेस। पीटी मेंस इंटरव्यू 3। कोई भी इंसान, कोई भी कोचिंग क्या आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी पिला सकती है, कोई वैसी घुट्टी पिला सकती है कि तीनों स्टेज पार करा दे? दोस्तों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मक्कारों और झूठों चक्कर बिल्कुल दोस्तों नहीं फंसिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम और राहुल सर की टीम बिल्कुल भी क्लेम नहीं करते हैं कि हम आपका 100% सिलेक्शन और सिर्फ हम ही करवा सकते हैं दोस्तों। वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी बताएंगे दोस्तों, जिस स्ट्रेटजी से हमारा सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों आप उस स्ट्रेटजी को अपनाइए और देखिए आपके कि बैक ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके बैक ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों, तभी वो स्ट्रेटजी को आप जो है अपनाइएगा दोस्तों। हम आपसे नहीं कहते कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो दादा और नाना वीडियो वाली है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम आपको जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इस स्ट्रेटजी को अपनाइए दोस्तों। इसी स्ट्रेटजी से दोस्तों हमने और बाकी हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड टीचर्स हैं, इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर दोस्तों उन्होंने भी सिलेक्शन हासिल किया है दोस्तों। तो दोस्तों विश्वास रखिए बिल्कुल इस चीज पर। और दोस्तों फिर एक बार मैं आपको फिर से अलर्ट कर देना चाहूंगा दोस्तों कि बिल्कुल भी ऑनलाइन वीडियोस पे एकदम से बाढ़ आ चली है। सब 100% सिलेक्शन की गारंटी करवा रहे हैं। उनसे पूछो अगर कि तुम 100% की सिलेक्शन की गारंटी करवा रहे हो, तुम्हारा कहीं खुद सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा चयन? इतने ही विश्वास से अगर कह रहे हो, इतने ही विश्वास से कह रहे हो, तो तुमने आज तक कितने इंटरव्यू दे दिए और तुमने कितने सिलेक्शन तुमने ले लिए? तो दोस्तों बिल्कुल अलर्ट रहिएगा दोस्तों। फिर से हम अपनी टीम का, राहुल सर की टीम का फिर से वही एक जो मोटो है हमारा, जो कोट है, वो पढ़िए उन्हीं से दोस्तों जिन्होंने खुद एग्जाम निकाला हो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर जीएस के लिए दोस्तों हिस्ट्री का अगर सिलेबस देखें तो उसमें इसको मैं 75% इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा दोस्तों वेटेज के मामले में। कि अगर एज फार एज जीएस इज कंसर्न, हिस्ट्री देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है दोस्तों 75% दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए क्वेश्चंस अगर देख ली, बैक ईयर क्वेश्चन उठा देख लीजिएगा, या तो कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, या तो यूपीएससी हो दोस्तों, या तो वनडे एग्जाम भी हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से फंसते हैं। वो दोस्तों देखिए किस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं वो आपको हम बताएंगे। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही लेवल पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना पड़ता है, ताकि एग्जाम में अगर फैक्ट्स आ रहा है उससे रिलेटेड कोई, तो आप फैक्चुअल तैयारी भी कर लें। ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट के लेवल पे आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम कैसे, जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो तो देखे होंगे, तो उसमें हम चीजों को कैसे कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से आपने स्टार्ट किया और 1947 से पूरा रट डाला, ऐसे आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं याद होगा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हर जगह कुछ सेम है, कुछ अलग है, वो कुछ वही चीजें रिपीट होती जा रही हैं बार बार। तो होता क्या दोस्तों, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दोस्तों देखिए दोनों, अब है तो दोनों ही आंदोलन, ठीक है, और दोनों ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, पर क्वेश्चन जब यहां पर इनमें डिफरेंसेस पूछ लेगा, इनसे पूछ लेगा इनकी स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंसेस थे, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन देयर इंपैक्ट्स, उनके प्रभाव में क्या डिफरेंसेस थे, इनकी स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंसेस थे, तो दोस्तों वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। और दोस्तों फिर अगर आपने इसको कैटेगराइज तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर दोस्तों आपने अगर दोस्तों बांट के नहीं पढ़ा हुआ है और बारीकी से इसको नहीं समझा हुआ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, वैसे जब मैं बताऊंगा दोस्तों हम किस तरीके से पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। और दोस्तों हमारा ये पूरा आपसे वादा है कि ये पढ़ने के बाद दोस्तों जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंफ्यूजन तो नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल भी आपके कंफ्यूजन नहीं रह जाएंगे, चाहे वो फैक्ट्स के आधार पर हो, चाहे वो दोस्तों कॉन्सेप्ट के आधार पर हो। तो दोस्तों देखिए हम फैक्ट्स
कि में क्या पढ़ेंगे। तो फैक्ट्स में दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम फैक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कहां से होता है? 1805 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है। सॉरी दोस्तों, ये 1885 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक फैक्ट यही हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी। दूसरा दोस्तों एक क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो वहां पर आप बिल्कुल उसको टिक मार्क कर दीजिएगा जी। दूसरा दोस्तों जो मेन इवेंट आता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो आता है बंगाल का विभाजन, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड फैक्ट्स दोस्तों जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तब पूरा करेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड फैक्ट सारे फैक्ट्स दोस्तों हम इसी में कवर करेंगे जब ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। बंगाल के डिवीजन से ही हमारा जो है बंगाल डिवीजन होता है। तो जब हमारे जो नेशनलिस्ट रहते हैं वो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन रिस्पांस टू द बंगाल पार्टीशन। ठीक है, दैट वाज मेड बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट इसका ही रिएक्शन था बंगाल डिवीजन का। जो बंगाल पार्टीशन हुआ था तो एक हम स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों उसमें, फिर हम बंगाल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर हम दोस्तों फैक्चुअल लेवल पे 1906 में मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन हुई थी दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी पहले हमने उसकी देख ली है। जो फैक्ट्स होंगे दोस्तों इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम दोस्तों कवर करेंगे और उसको हम निमोनिक्स बना के पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में किया है। निमोनिक्स बनाएंगे और उसकी आपको निमोनिक्स की पीडीएफ भी दोस्तों दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर देखेंगे कैपिटल जो है जिसका ट्रांसफर दिल्ली में किया गया था वो भी देखेंगे, मेजर इवेंट। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट कवर करेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे हम 1912 में जो बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1912 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। फिर हम दोस्तों देखेंगे कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके बाद पहली विधानसभा बनाई जाती है जिसके तहत। ठीक है दोस्तों, इसको हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाने के लिए आपके दिमाग में माइंड फ्रेम में पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक क्रोनोलॉजी तो बनना चाहिए ना, पहले पता तो होना चाहिए कब हो क्या रहा है। ऐसे बिल्कुल रैंडमली पढ़ेंगे यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, अब पता नहीं होना चाहिए कि चीजें हो किस सीरीज में हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रोनोलॉजी पढ़ने से पहले एक बार उसको 4-5 बार रट्टा जरूर मार लीजिएगा। आपके दिमाग में दोस्तों क्रोनोलॉजी बन जाएगी, जब इसका एक क्रमानुसार बन जाएगा आपके दिमाग में ना, तो आपको बिल्कुल देखिएगा दोस्तों यहाँ पर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों देखते हैं हम 1921 में हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और 1930 में हमारा दोस्तों, ठीक है सॉरी दोस्तों यहाँ लिखना भूल गया हूँ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 1935 वाला एक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, 1935 वाला एक्ट आता है जिसके तहत जो हमारे लेजिस्लेचर रहते हैं उसकी पावर बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर 1940 में दोस्तों होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की डिमांड करती है, उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे कब घोषित किया गया था, पाकिस्तान की डिमांड का फॉर्मूला किसने तैयार किया था और दोस्तों किस दिन मनाया गया था, सारे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पर हम 1942 से 1946 तक दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट को फिर हम दोस्तों कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे वहां पर। फिर कैबिनेट मिशन के बाद कैसे हमको माउंटबेटन प्लान आता है दोस्तों यहाँ पर वो पढ़ेंगे। माउंटबेटन प्लान के बाद दोस्तों फिर आजादी कैसे मिलती है और पार्टीशन दोस्तों जो विभाजन होता है वहां पर होता है। ठीक है दोस्तों, वही पढ़ेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ हमने आपको टाइम फ्रेम बताया है, फिर इससे रिलेटेड हम एक फैक्ट्स दोस्तों एक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आगे की वीडियोस में दोस्तों हम कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अभी आप अपने दिमाग में दोस्तों इसका एक टाइमलाइन बना लीजिए दोस्तों कि 1885 से लेके 1947 तक क्या जो मेन इवेंट्स थे दोस्तों, इसमें यहां पर आप लिख लीजिए कि मेन इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेन इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको दोस्तों अगर टाइम फ्रेम बना लेंगे अपने दिमाग में तो फिर इसको आगे जो चीजें हैं फैक्चुअल फिर यहां पर आपको समझने बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही कैटेगराइज तरीके से इसको बांट के दोस्तों पढ़िएगा, देखिएगा कभी भी आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा दोस्तों, क्लैरिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या पढ़ेंगे।
सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे मॉडरेट फेज में, हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था, फिर एक्सट्रीमिज्म फेज में, और फिर हमारा गांधीयन फेज में। मॉडरेट यानी कि नरम दल, एक्सट्रीमिज्म ये गरम दल, फिर जब हमारे गांधी जी आ जाते हैं तो उसको गांधीयन फेज कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मॉडरेट दोस्तों जैसा कि हमारा है कि 1885 से 1905 चलता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये गरम दल फेज है, जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इसको 1905 से 1917 तक। ठीक है दोस्तों, फिर 1917 के बाद जो है हमारा आ जाता है दोस्तों 1947 तक गांधीयन फेज, जिसको कहते हैं गांधीवादी फेज। ठीक है दोस्तों, गांधीवादी चरण। दोस्तों देखिए, इसमें जो है आपको पढ़ने की जरूरत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये फैक्चुअल पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल दोस्तों ज्यादा पूछ सकते हैं। फैक्चुअल में आपसे ये पूछ लेंगे इसके टाइम पीरियड बताइए, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मॉडरेट के कौन से थे, जैसे श्री फिरोज शाह मेहता जी हो गए, श्री दादा भाई नौरोजी जी हो गए। एक्सट्रीमिस्ट के फिर एक्सट्रीमिस्ट थे, वो बताइए कौन कौन से थे। जो आप गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल आप लोग जानते होंगे, जैसे श्री लाला लाजपत राय, श्री बाल गंगाधर तिलक और श्री बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो भी हम पढ़ेंगे। इससे फैक्चुअल लेवल पे आपसे इससे टाइम पीरियड पूछ लेंगे, और इसके मेन लीडर्स दोस्तों, इसके मेन लीडर्स आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, फिर गांधीयन फेज हम लोग देख लेंगे 1917 से 1947 तक। इसमें दोस्तों पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों इन तीनों में फेज में जो डिफरेंसेस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे दोस्तों कि कैसे जो है डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस थे, इनसे डिफरेंसेस पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में समानताएं क्या थी, व्हाट वर द सिमिलरिटीज, और आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या है इन तीनों फेज में। तो इस तरीके से याद करिएगा। वो हम चार्ट बना के आपको अपने नेक्स्ट चार्ट में बताएंगे किस तरीके से आप देखिएगा, आप कितने इजीली इस चीज को समझ लेंगे। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज, और तीनों फेजेस में हम जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे, हम जो सिमिलरिटीज है, सामान्यताएं हैं, हम वो देखेंगे, और तीनों का कंट्रीब्यूशन या इंपैक्ट क्या पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यहां से ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा यूपीएससी जो आपको नहीं आता होगा दोस्तों। यहां से इस तरीके से पढ़ने के बाद दोस्तों कुछ बाकी नहीं रह जाता है यहाँ पे, अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो गया ए पार्ट, ये फेजेस वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। और जो हमारा बी पार्ट है दोस्तों, देखिए उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर मूवमेंट्स। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य आंदोलन हुए, मेजर मूवमेंट्स और इवेंट्स 1885 से लेके 1947 तक जो मेन मूवमेंट्स थे। सबसे पहला तो आपका हो गया 1905 वाला स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा आपका हो गया दोस्तों सॉरी आपका दोस्तों दूसरा हो गया आपका दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट। तीसरा दोस्तों आपका हो गया है ये 1921 वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। चौथा आपका दोस्तों हो गया है ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला। और पांचवा दोस्तों आपका जो हो गया है ये क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों हम ये पांचों अच्छाइयों ये हम जो मूवमेंट्स पढ़ेंगे अच्छे से, और हम दोस्तों देखेंगे इन पांचों मूवमेंट में सिमिलरिटीज क्या थी, इन पांचों मूवमेंट की स्ट्रेटजीज क्या थी, किस कारण ये स्टार्ट किए गए, किस कारण ये बंद किए गए, इनके मेन लीडर्स क्या थे, ये किस लेवल पे, क्या इंडिया लेवल पे थे कि ये स्टेट लेवल पे थे। एक एक चीज दोस्तों हम उसकी बारीकी से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी और फैक्चुअल लेवल पे भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है दोस्तों, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम दोस्तों देखेंगे कि जो इसी दौरान मेन कमिटीज दोस्तों पढ़ेंगे, गवर्नमेंट एक्ट्स पढ़ लेंगे, इसी में दोस्तों हम गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, जो कांग्रेस की जो समय समय पे कमेटी और रिपोर्ट बनती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे एक्ट्स लाए जाते हैं, कमिटीज बनती है, वो भी दोस्तों पढ़ेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम इसको एकदम से इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ेंगे, बिल्कुल हर एक धागे को ना जोड़ के पढ़ेंगे कि एक धागा जो दूसरे जो गांठ बिल्कुल बंधी रहनी चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी कोई सा भी आपको इवेंट जो है, हम आपको 1905 के इवेंट को 1935 के एक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी आपको अलग करके नहीं पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेटेड आपको पढ़ाई करनी है, जोड़ते हुए सारी चीजें पढ़ना है दोस्तों। आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट एक कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्तों आप एक कहानी की तरह उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको फैक्ट्स और ये सब आपको किसी भी तरह का बर्डन आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों आइए हम अपने तीनों फेजेस देख लेते हैं। पहला हमारा मॉडरेट फेज,
दूसरा हो गया हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज, तीसरा हो गया हमारा गांधीयन फेज। देखिए दोस्तों, तीनों फेजेस को समझने का इस चार्ट से अच्छा तरीका दोस्तों तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से समझना है। सबसे पहले तुम इसको यहाँ पर ऐसे चार्ट दोस्तों बना लेंगे और हम आपको पीडीएफ भी देंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विश्वास रखिए, अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, उसके कारण हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाए, पर दोस्तों बहुत जल्दी इसी सप्ताह में आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, जितना ही पढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो पहले पे हम यहाँ पे देख लेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है तीनों की, तीनों के इम्पैक्ट्स क्या पड़े और तीनों के ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजी भी देखेंगे, हम इनके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे और ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइड करके दोस्तों होगा क्या कि आपके दिमाग में जब ये चार्ट आपके दिमाग में बस जाएगी तो एग्जाम में आपको वहां पर रिकॉल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस देखिए हमने देखा पहले मॉडरेट्स की, उसको स्ट्रेटजी लेवल पे हम डिफरेंसेस देखेंगे, इम्पैक्ट्स लेवल पे हम ऐसे डिफरेंसेस देखेंगे और ड्रॉबैक्स लेवल पे उनके हम डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटरकनेक्टेड चीजों को जोड़ के पढ़ना है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं समझिए, बिल्कुल एक गांठ धागा है उसकी गांठ की तरह पढ़ना है, गांठ से गांठ जोड़कर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों उसको तीनों को मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फिर मॉडरेट फेज हमारा कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1885 से 1905 तक। ठीक है, ये हमारा हो गया मॉडरेट फेज। ये क्या है दोस्तों, मॉडरेट की जो स्ट्रेटजी है वो बात करते हैं जो ब्रिटिश का प्रशासन है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स की, उसमें सुधार की बात करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं दोस्तों, ठीक है, वो इसलिए विश्वास करते हैं वो क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन की वो कहते हैं गुडविल पे विश्वास करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो ब्रिटिश प्रशासन पे विश्वास करते हैं और उसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं दोस्तों। और ये रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि शांतिमय और संवैधानिक डिमांड्स होंगी। जितनी भी इनकी डिमांड्स होंगी वो सबसे पहले एक दायरा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या थी इनकी स्ट्रेटजी, तो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। जितनी भी हम डिमांड्स रखेंगे, पहली बात तो संविधान के दायरे में होनी चाहिए और वो शांतिमय होनी चाहिए। ये दोस्तों इनका मेन है। ठीक है दोस्तों, ये इनका दोस्तों ठीक मेन है सबसे पहले कि ये पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल, दोस्तों याद रखिएगा पीसी, इस तरीके से यानी शांति में हो, संविधान के दायरे में हो। वेस्टर्न एजुकेशन पे दोस्तों ये बहुत विश्वास रखते हैं, कहते हैं जो हमारा राष्ट्र निर्माण हो, जो हमारा राष्ट्र चरित्र का निर्माण हो, दैट शुड बी थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा ही जो है हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगी। जो हमारे मॉडरेट्स हैं, आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी कि मॉडरेट्स की स्ट्रेटजी क्या थी, आपको 3-4 उसमें से ऑप्शन दे देंगे और आप बोलेंगे टिक मार्क करिए। तो दोस्तों ये वेस्टर्न एजुकेशन में डिमांड करते थे। ठीक है, बोलते थे कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वैसे ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये कहते हैं फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजुकेटेड एंड हायर क्लास, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मॉडरेट फेज है उसमें वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो वहां पे बोल देंगे ये जो शिक्षित वर्ग था और जो उच्च वर्ग था, जो एजुकेटेड एंड हायर क्लास था, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो आपका हो गया पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर रहे थे, दूसरा आपसे कि ये वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट करते थे कि जो हमारे नेशनल कैरेक्टर है, जो हमारी नेशनल बिल्डिंग है, इट शुड कम थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, दूसरा दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजुकेटेड एंड हायर क्लास, शिक्षित और उच्च वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते थे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप पूछा जाता है इनके प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, ये तो बाकी सब हो गया, क्या इनका इंपैक्ट था। सबसे पहले दोस्तों इनका इंपैक्ट था कि बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट, पहली बार भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन इन मॉडरेट्स ने स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, पहली बार, फिर से आपसे बोल दे रहा हूं, पहली बार भारत में, उससे पहले भी दोस्तों मूवमेंट्स हो रहे थे पर उनको राष्ट्रीय मूवमेंट नहीं कहा जा सकता था क्योंकि राष्ट्र के स्तर पर वो मूवमेंट्स नहीं स्टार्ट हो रहे थे, कोई राज्य के स्तर पे या फिर किसी संगठन के स्तर पे हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट, पहली बार भारत में संगठित मूवमेंट, संगठित आंदोलन का स्टार्ट किसने किया, ये हमारे जो मॉडरेट फेज इन्होंने किया। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो है नेशनल अवेकनिंग, जिसे कहते हैं राष्ट्र की चेतना को इन्होंने जागृत किया। पहली बार दोस्तों जो है कैसे जागृत किया, क्योंकि एक कॉमन
पॉलिटिकल और कल्चरल प्रोग्राम था इनका, उसके तहत, ठीक है दोस्तों, पहली बार इन्होंने नेशनल अवेकनिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम दे अरोज द नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्र की चेतना को पहली बार इन्होंने जगाया, ठीक है, कि राष्ट्र नाम की कोई चीज होती है, किस तरीके से, क्योंकि इनकी कुछ कॉमन पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स थे उसके तहत, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए डिमांड कर रहे हैं आईएलसी में रिफॉर्म्स की, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो किसी एक या दो राज्य की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये पूरे भारत के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। तो इनका जो कॉमन पॉलिटिकल और कल्चरल जो प्रोग्राम था, ठीक है दोस्तों, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं ये, उसके लिए दोस्तों ये डिमांड कर रहे हैं। तो पहली बार राष्ट्र स्तर पर जो उन्होंने नेशनल अवेकनिंग इन्होंने स्टार्ट की। पॉपुलर पॉलिटिक्स, पहली बार जो इंडियन पीपल हैं उनको जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दी, पॉपुलर पॉलिटिक्स की इन्होंने पहली बार ट्रेनिंग दी। राजनीति में भागीदारी इन्होंने स्टार्ट करवाई जनता की, ठीक है दोस्तों, पहली बार वो स्टार्ट करी, बड़े ही मास लेवल पे नहीं था, पर हाँ जनता का राजनीतिकरण यहीं से स्टार्ट होता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पीपल स्टार्टेड बाय द मॉडरेट लीडर्स, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, इन्होंने जनता का राजनीतिकरण, उससे पहले जनता का राजनीतिकरण नहीं होता था, ठीक है दोस्तों, यहां से इन्होंने जो है अपने पंपलेट्स हो गए, जो न्यूज़पेपर्स हो गए, राष्ट्र गुफ्तार था जैसे दादा भाई नौरोजी का, उसके तहत जनता में जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स, जनता की राजनीति इन्होंने स्टार्ट करी। ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए अब सबसे इनका ड्रॉबैक दोस्तों क्या था, ठीक है, सबसे बड़ा था कि दोस्तों ये ब्रिटिशर्स पे बहुत विश्वास रखते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स की बहुत उन पे विश्वास रखते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे सुधार के लिए आए हैं, पर उनको पता नहीं है कि भारतीयों का असली सुधार है क्या। वो ब्रिटिशर्स की गुड इंटेंट, यानी कि यहां पर इंटेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इनको कोई शक नहीं था, बस उनकी ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी पे शक था, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां समझिए इनका ड्रॉबैक था क्या। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स दे आर हियर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स हैं भारतीयों का भला चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि भारतीयों का भला होगा कैसे, इसीलिए बार बार उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स लेके चले जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे नहीं नहीं सावधान में रह के ही बस और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी डिमांड्स रखेंगे। उनको पता बस, तो जो है ब्रिटिशर्स जो है वो जान जाएंगे जब जो इंडियंस का वेलफेयर किसमें है, तो वो अपने आप में सुधार कर लेंगे। उनकी वेलफेयरिस्ट पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, कहते हैं ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भले के लिए है, हितकारी नीतियों में विश्वास रखते हैं, बस उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। यहीं पे जो इनका सबसे बड़ा डिसएंचेंटमेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट का इनसे हो जाता है, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स का साम्राज्य, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि जो ब्रिटिश का एम्पायर है, जो कॉलोनियलिज्म है, जो इंपीरियलिज्म है, वो पूरा का पूरा जो आर्थिक शोषण पर ही आधारित है, ठीक है, जो कॉलोनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, आर्थिक शोषण है, उसी पे आधारित है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो कोई कॉलोनियल पावर है वो किसी एक कॉलोनी का भला चाहेगी? आप कोई सी भी स्ट्रेटजी बता दीजिए, आप भाई कोई सी भी स्ट्रेटजी बता दीजिए, वो कोई सी भी स्ट्रेटजी अपना ले, ठीक है, पर जब अगर उनका मन गंदा है, उनका दिल गंदा है, ठीक है, जब वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही करना चाहते हैं, जब उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो वो कोई सी भी स्ट्रेटजी अपना ले वो बिल्कुल गलत होगी। वो जो है इंडियंस के एक्सप्लॉयटेशन के लिए होगी, भारतीयों का शोषण ही होगा। आप उनको जितना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड दे दीजिए, आप उनके बारे में जितनी अच्छी बात कर लीजिए, पर जो जब कहते हैं कि जब उनका बीज ही खराब है, ये पेड़ है, ठीक है दोस्तों, जब कह रहे हैं कि जैसे ये बीज है, ये समझ लीजिए इंडियन इंपीरियलिज्म है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं जब उनका बीज ही जो है आर्थिक शोषण पे आधारित है, तो फिर आप जितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए हैं, जितना भी डिमांड रख दीजिए, अल्टीमेटली इट विल बी द इंडियंस हु विल बेयर, अल्टीमेटली इट विल बी द इंडियंस हु विल बेयर द कॉस्ट ऑफ द इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की कीमत जो है भारतीयों को ही चुकानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और दोस्तों ऐसा था भी, ये एक उनका मिसकंसेप्शन था मॉडरेट्स का, आप कह लीजिए कि जो है वो विश्वास रखते थे, क्योंकि भाई इंडियंस के इंटरेस्ट और जो ब्रिटिशर्स थे उनके इंटरेस्ट दोनों क्लैश करते थे, और जब कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता तो किसी एक का भला होगा, दोनों का तो दोस्तों भला वहां पे नहीं हो सकता था, ठीक है, सबसे बड़ी इनकी दिक्कत यही थी, ठीक है। और दूसरी दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी, ये कह सकते हैं कि जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेटेड और हायर क्लास का कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है ड्रॉबैक्स में, तो आप वहां पे पहला तो ये बता देंगे कि ये ब्रिटिशर्स की जो है उनकी यानी कि गुड ब्रिटिशर्स की एक वेलफेयर पॉलिसी में विश्वास रखते थे, वो ऐसा मानते थे कि जो है ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे भले के लिए, पहला तो ये हो गया, ऐसा था नहीं, क्योंकि आर्थिक शोषण ही ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य था। दूसरा ये जो है इनका जो पॉपुलर बेस था वो बहुत नैरो था दोस्तों, ठीक है, जो इनका पॉपुलर बेस था
जन आधार था वो बहुत नैरो था, ठीक है दोस्तों, बहुत लिमिटेड था। जो इनका पब्लिक बेस था दोस्तों बहुत लिमिटेड था, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चुने शिक्षित लोग और हायर क्लासेस पे लिमिटेड था दोस्तों। जनता तक इन्होंने कोई पहुंचने की कोशिश नहीं की। और पहली अगर अपने फर्स्ट लेवल पे हो तो उनसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती है